गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पेपर की तैयारी चल रही होगी। तो क्या आप लोगों को भी हिस्ट्री से डर लगता है या हिस्ट्री का रिवीजन नहीं हो पाता है? तो मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि हिस्ट्री आप आराम से कर सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा और आई होप कि जो है आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11th क्लास की हिस्ट्री का जो ना शॉर्ट नोट, आधुनिकरण के रास्ते। इसमें चाइना, जापान मेनली इनके बारे में और कोरिया भी है थोड़ा सा, लेकिन चाइना और जापान के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। चीन के कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वो किया, जापान ने क्या क्या किया अपने लोगों के लिए। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीन का। ठीक है, चीन एक विशालकाय द्वीप है। ठीक है, जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, यानी कई सारे क्लाइमेटिक वो पाए जाते हैं। चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह जो हान है ये। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है वो चीनी भाषा है सबसे मेन। ठीक है, चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी 1949 में माओ के नेतृत्व में। राइट, और बात करेंगे जापान की, तो जापान जो है, ठीक है, चीन के विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है। ठीक है, आइलैंड पे बसा हुआ है बहुत सारे द्वीपों का, जिनमें से 4 द्वीप समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? होसू, क्यूशू, शिकोकू और होकाइदो। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो जापान की जो ना पिलर कहा जाता है, स्टेप ऑफ पिलर। ठीक है, जापान की प्रगति का जो ना खंभा है एक तरह से। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हो गया था। राइट, सैद्धांतिक रूप से वहाँ के राजा थे और 1603 से लेकर 1867 के मध्य तक जो ना तोकुगावा वंश के लोग, ठीक है, उस शोगुन पर कायम थे। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जब राजा महाराजा का टाइम होता था तो कोई ना कोई अलग अलग पीढ़ी, अलग अलग वंश उस पर कब्जा करते थे। तो पहले शोगुन, फिर तोकुगावा, इस तरह से। अब बात करेंगे कि वहाँ का जब वो है पार्लियामेंट, उसको क्या कहते हैं? सर, डाइट के नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जापान का जो वो है, ठीक है, उसे डाइट कहा जाता है। ठीक है, डाइट जापानी संसद का जो है ना, जापानी संसद का नाम है और ये जर्मन विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, अब बात करेंगे कि एक बुद्धिजीवी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकुजावा युकुची। ठीक है, फुकुजावा युकिची जो है मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि अगर एशिया डेवलप नहीं है और जापान भी एशिया का पार्ट है, तो अगर हम एशिया का रहन सहन, तौर तरीके, उनसे संबंध अलग कर लेंगे तो हम जल्दी विकास कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। राइट, अब बात करेंगे चीन में जो ना चिंग राजवंश का कैसे चला, कैसे अंत हुआ। 1644 से लेके 1911 तक चीन में छिंग राजवंश का शासन था। राइट, 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। ठीक है, यहाँ पर छिंग राजवंश का शासन था। कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया। जाहिर सी बात है, जब शासक अच्छा नहीं होगा, नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, लीडरशिप अच्छा नहीं होगा, तो जनता कभी न कभी विरोध करेगी और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया छिंग राजवंश। ठीक है, कारगर जो ना सुधार करने में असफल रहा, यानी कोई तरीका अच्छा नहीं कर पाए ताकि वो सही किया जा सके। और देश में क्या हो गया? सिविल वार, गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, और जब गृह युद्ध हो जाता है, आपस में लोग, अपने ही लोग जो है ना, अपने ही देश के लोग मरने कटने लगे और छिंग राजवंश का हाथों से राजनीतिक नियंत्रण चला गया, यानी छीन गया। राइट, जब राजा का शासन जब होता है, जब प्रजा उनको फॉलो करती है, और जब प्रजा उनका विरोध करना शुरू कर देती है तो राजा का शासन क्या होता है? खत्म हो जाता है। 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना की गई। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के शुरुआत में जापान ने अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी अधिक प्रगति की। जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया। यानी जापान डेवलप कंट्री है, चीन इंडिया से तो आगे है लेकिन अभी डेवलप नहीं है। ठीक है, ताइवान की बात करें तो 1895 और कोरिया जो है 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों, स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने में कामयाब भी रहा। राइट, चीन और जापान के भौगोलिक स्थिति में अगर अंतर की बात करें, क्या उनके जोग्राफिकल चेंजिंग क्या है, क्या डिफरेंसेज है, तो चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है।
यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएँ बोली जाती हैं या पाई जाती हैं। खानों में जो है ना क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। जो चीन के जो है ना ये क्षेत्र में जो खाने हैं कोयला की ठीक है, जो जितने भी खाने हैं, बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्र के लोग वहाँ पर अलग-अलग भाषा, रीति-रिवाज के लोग रहते हैं। बात करेंगे अगर जापान की, जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं शामिल हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मुख्य द्वीपों की संख्या लगभग 50% से अधिक ज़मीन पहाड़ी है। यहाँ की प्रमुख भाषा जापानीज़ है, ठीक है? जापानी बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है, यानी जापान का जो क्षेत्र है आइलैंड पे, वो क्या है, भूकंप ज़ोन में है, ठीक है? आए दिन वहाँ पे भूकंप 5 पॉइंट से ऊपर तो आता ही रहता है, ठीक है? आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रतिक्रिया क्या थी? जापान के समक्ष देखा जाए तो अन्य यूरोपीय देशों को जो ना साथ तुलना की जाए तो चीनी प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई तरह की कठिनाइयां भी थी। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को जो ना पुनर्परिभाषित करने का प्रयास भी किया था। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिम और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दो दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। राइट। मेजी पुनर्स्थापना क्या था? ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। प्रबुद्ध मतलब एक बुद्धिजीवी सरकार, ठीक है? सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ था और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार के असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना था। क्योंकि जनता में असंतोष रहेगा, ठीक है? जनता में त्राहि-त्राहि परेशान थे लोग शासक से, अगुवा से, लीडरशिप से, इसलिए वहाँ पे एक नया विकल्प तैयार हुआ, उसे मेजी पुनर्व्यवस्था कहते हैं या शासन व्यवस्था कहते हैं। मेजियों के पुनर्स्थापना के पीछे कारण क्या था? तो मैंने आपको बता दिया, तरह-तरह का असंतोष, जनता में नाखुश, सरकार की नीतियों से नाखुश, कुछ न कुछ डिफरेंस, ठीक है? विचारधारा डिफरेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति संबंधों की माँग की जा रही थी, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करने, कूटनीति का डिप्लोमेसी करने की, ठीक है? अगर सरकार जनता के वादों प मतलब कि जनता को मतलब जो वादे किए हैं या जनता की जो उम्मीदें हैं, उस पे खरे नहीं उतरेंगे, तो जनता ज़ाहिर-सी बात है खुले तौर पर नहीं धीरे-धीरे जो है ना विरोध तो करना चालू कर देगी, ठीक है? मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। ज़ाहिर-सी बात है, अब मेरी नई सरकार आई, नया विकल्प आया, तो कुछ न कुछ आधुनिकीकरण होगा। एक तो कृषि पे कर लगाया गया, जापान में रेल लाइन बिछाया गया यानी रेलवे सबसे पहले, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात किया गया ताकि जो है ना कपड़े वगैरह का जो है ना इंडस्ट्री को बैठाया जा सके और बाहर से मंगाने के बजाय अपने देश में तैयार किया जाए। मज़दूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा जो है ना प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाना शुरू हो गया, ठीक है? और साथ ही साथ आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का जो है ना प्रारंभ किया गया। कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी दिया गया, ताकि बहुत सारी कंपनियों को ऑफ़र दिया जा सके, वो आ सकें। बात करेंगे फुकोकू क्योहो या योकची भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? फुकोकू क्योहे मतलब जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। जापान सबसे पहले अपना 2 चीज़ें समृद्ध देश बनाने के लिए अपने लोगों को यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण और दूसरा सेना, क्योंकि सेना पड़ोसी मुल्कों से या हर देश से जो है ना सुरक्षा देती है, ठीक है? जापान में मेजी द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय जो है ना व्यवस्था में बदलाव। क्या-क्या बदलाव हुआ था? लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया जापान में, कंपल्सरी सभी को पढ़ना ही है। पढ़ाई की फीस बहुत कम करना, आधुनिक विचारों पर जोर देना, राज्य के प्रगति निष्ठा और जापानी इतिहास के जो ना अध्ययन पर बल देना, ठीक है? साथ ही साथ किताबों का चयन और शिक्षकों का जो ना प्रशिक्षण देना, ठीक है? शिक्षकों किताबों पे माता-पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफ़ादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई, ठीक है? जापान में मेजियों द्वारा पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का जो ना क्या प्रभाव पड़ा? एक तो जब भी विकास किया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है पेड़-पौधे और बाकी चीज़ों को मतलब प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो दिक्कतें आती ही है, खत्म होगा ही। लकड़ी जैसे जो ना प्राकृतिक संसाधनों की माँग पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण जो ना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का बढ़ना बहुत तेज़ी से हो गया। कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों को जो ना एक तरफ से जो है शहरों की तरफ जो है ना जाना, यानी लोग जो है ना शहरों की तरफ पलायन करने लगे, खेती-बाड़ी छोड़ दिए, ठीक है? तो इससे जो है ना खाद्यान्न जो है ना संकट आ गया और जो है ना कम होने लगी। चिकांग काई शेक के क्या कार्य थे? उन्होंने क्या-क्या किया था? एक तो वॉरलॉर्ड्स पर नियंत्रण किया था, साम्यवादियों को खात्मा किया, सेकुलर और इहलोक के कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, राष्ट्र का सैन्यीकरण का प्रयास किया,
महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए जो है ना प्रोत्साहित किया गया। ठीक है? ये 4 सद्गुण कई बार आता है कि जापान में महिलाओं के सद्गुण के लिए क्या-क्या था? सतीत्व होना चाहिए, रूप, रंग, वाणी और काम होना चाहिए। देश को एकीकृत करने की असफलता के क्या कारण थे? ठीक है? एक तो संकीर्ण सामाजिक आधार, यानी इसलिए कि लोगों का जो आधार था, सोच थी, वो संकीर्ण थी, ये भी एक कारण था। ठीक है ना? सीमित राजनीतिक दृष्टि, पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थता, लोगों की समस्याओं पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया। ठीक है? चीनी जो ना बहसों में 3 समूहों के नज़रिए क्या-क्या था? अगर कांग वाविल जो है ना 1858 से लेकर 1927 या लियांग किचाऊ 1873 से 1929, गणतंत्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन थे। चीन की जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है ना वहाँ का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी था। आधुनिक चीन की शुरुआत, आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जाता है। ठीक है? जेसुइट मिशनरियाँ क्या थी? प्रचार प्रसार करने के लिए एक कमेटी या एक संगठन जाता है, उसे मिशनरी कहते हैं। जेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ पर पहुँचाया। ठीक है? और धीरे-धीरे जो है ना विस्तृत होने लगा, आधुनिकीकरण होने लगा। पहला अफ़ीम युद्ध क्या था? पहला अफ़ीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था, 1839 से लेके 42 में हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अफ़ीम के फ़ायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया था, खासतौर से चीन पर। पहला अफ़ीम युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में दोनों सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया गया। सुधार तथा बदलाव के मांगों को मजबूत बना दिया गया, क्योंकि सुधार जरूरी है, साथ साथ बदलाव की भी जरूरी है। एक बुद्धिजीवी लीडर थे सन्यास सेन, इनका बहुत बार पेपर में आता है, तो ये नोट कर लीजिए, आने वाला है एग्जाम में। सन्यास सेन के नेतृत्व में 1911 में माचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी जो है ना गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। कहा जाता है कि मॉडर्न चीन के एक तरह से न्यू फाउंडेशन रखने वाले हैं सन्यासी। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां पर उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। किया था उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टर थे प्रोफेशन से, लेकिन वो एक सोशलिस्ट समाज सुधारक, एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी जैसे वो थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत पर सन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, और या नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके, बहुत बार आया है। सन मिन चीन का क्या मतलब है? ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। सन्यास सेन के 3 सिद्धांत ये कौन-कौन से थे? एक तो राष्ट्रवाद, यानी इसका अर्थ है कि माचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना। जाहिर सी बात है, किसी देश में दूसरे राष्ट्रवंश के या दूसरे देश का आधिपत्य होगा, तो जनता वहाँ की चाहेगी ही उसे हटाना। साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को दोनों हटाना और गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है? समाजवाद, यानी 3 चीजें हैं। एक क्या था? राष्ट्रवाद, रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक, और समाजवाद। तो समाजवाद क्या था? जो पूंजी का जो है ना नियमन करे और भू स्वामित्व में समानता लाए। सन्यास सेन के विचार को कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, साथ साथ परिवहन, ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। ये सभी की ज़रूरतें बनी हैं या है, और इस पे ध्यान देना चाहिए। ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1975 में चियांग काई शेक की मौत के बाद धीरे-धीरे जो है ना हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया में गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय जो ना ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बात करेंगे चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके। चीन ने क्या-क्या तरीके अपनाए थे जिससे बहुत जल्दी आगे बढ़ा? साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण हो गया, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति, सामंतवाद का खात्मा, शिक्षा का विस्तार हुआ, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया। ठीक है? निजी कारखानों और भू स्वामित्व का अंत, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, तेजी से औद्योगिकरण किया गया, बाजार संबंधी सुधार किए गए, एक ही दल की सरकार लगातार बनती रही। आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को जाता है। ठीक है? पुरानी असमानताओं का अंत कर दिया गया। ठीक है? जो पुराने जन्म के आधार पर या विशेष अधिकार दिए गए, वो खत्म कर दिया गया। केंद्र की सरकार की स्थापना की गई, जिसे सोशलिस्ट सरकार कहते हैं या समाजवादी कहा जाता है।
सामंतवाद का खात्मा हुआ, शिक्षा का विस्तार, निजी कारखानों में भू-स्वामित्व का अंत, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, तेजी से औद्योगिकरण, बाजार संबंधी सुधार, एक ही दल की सरकार, आधुनिकरण का श्रेय, साम्यवादी दल और पुरानी असमानताओं को अंत और केंद्र की सरकार की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन ने अपने विकास के लिए, आधुनिकरण के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकता के मार्ग। जापान ने क्या किया? क्या कैसे-कैसे अपने जो ना मॉडर्नाइज़ को या अपने देश को पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग, पश्चिम का अनुकरण, जापानी राष्ट्रवाद का जो है ना विकास, निष्ठावान नागरिक बनना, सम्राट के प्रति वफ़ादार रहने की जो है ना उनको शिक्षा दी गई। ठीक? तो ये आपका जो ना आधुनिकरण के रास्ते में जो मेन प्रमुख वो हैं टॉपिक, वो मैंने शॉर्ट में करा दिया। आपको 10 से 15 मिनट में आप इसको रिवाइज़ कर लोगे। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को पॉज़ करके नोट डाउन कर लो पॉइंट को, तो और अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज़ 2 से 3 बार देख लो हेडफ़ोन या लीड लगा के, बड्स लगा के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपने जिन्होंने चैप्टर किया होगा, अगर मैं आपसे ये भी बात कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर नहीं किया है तो प्लीज़, प्लीज़ पहले चैप्टर आप मेरा फ़ॉलो करिए और जो है ना चैनल के सब्सक्राइब करिए। आपको चैप्टर के सारे डिटेल मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे। अगर उसको आप कर लेंगे तो ये फटाफट रिवीजन के लिए है ओनली, ठीक है? उसमें मैंने डीपली चैप्टर के बारे में सारा बता रखा है, ठीक है? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एक सब्सक्राइब ज़रूर दें, वीडियो को जो है ना लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छा इसका स्कोर कर सकें। और साथ ही साथ जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वायरल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय